फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंशिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेट ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। कि जनरली जो हमारा कॉमन पीपल है उन लोगों को पता नहीं होता है कि इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। देयर शुड बी अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेट ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और अगर हम उन लोगों को क्या किए, नॉलेज दिए, इंफॉर्मेशन दिए, उन्हें है कि नहीं इन्वायरमेंटल कंजर्व करने के मेथड बताए, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन इसमें कंजर्वेशन के प्रोसेस में क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कन्वर्जेशन बिकम एन अफेक्टिव पब्लिक इन्वायरमेंट मूवमेंट। तो इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। हम है कि नहीं उन सवालों के जवाब बहुत बेहतर तरीक़े से दे सकते हैं जो भी इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम्स है, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके, उसके कंजर्वेशन को लेके, या फिर पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। सो फॉर दिस पर्पज़ वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, नॉलेज अबाउट इट शुड बी इंक्लूडेड अमंग द चिल्ड्रन। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमें बेसिक लेवल से, फंडामेंटल लेवल से क्या करनी चाहिए, ट्राइंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हें इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहिए, इन्वायरमेंट की स्टडी के बारे में बताना चाहिए, उनका अफेक्शन, उनका अट्रैक्शन इन्वायरमेंट की तरफ, प्लांटेशन की तरफ बढ़ाना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज क्या करना चाहिए, देना चाहिए। नाउ दिस विल हेल्पफुल make the future generation more aware about environmental conservation and protection. So as to achieve this, it is necessary to increase the awareness through education. तो environment को बचाने के लिए हमें awareness है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है? education से, because education is a fundamental and basic unit of our life which can develop our education, not only education but the moral activities towards the education environment. Today all the developing and underdeveloped countries have accepted responsibility of environmental protection. तो आज के ज़माने में जो डेवलप्ड है, जो डेवलप्ड हो रहे हैं, और जो डेवलप्ड हो चुके हैं, और जो डेवलप्ड होने वाले हैं, ऐसे कंट्रीज़ ये सारी कंट्रीज़ मिलकर इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में वो अपनी कोशिशें भी क्या कर रहे हैं। नाउ to do all the developing countries have accepted the responsibility of environmental protection. Their efforts are in the direction. They have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws. और इस environment को protection करने के लिए उन्होंने फ्यूचर में environmental safe करने के लिए कुछ constitute necessary laws क्या किए हैं, बनाए हैं। उसके बाद हम एक छोटी सी पीक हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। In 1972 United Nations Environmental Program UNEP has been established in a conference arranged and human and environment in which environmental problem were discussed। कि 1972 में क्या किया गया था, जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम है UNEP और फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में ये बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इन विच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वे डिस्कस्ड। एक ह्यूमन की है कि नहीं मीटिंग, कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई जिसमें है कि नहीं ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे, उसके सॉल्यूशंस बताएंगे और उसके लिए कुछ नई टेक्निक्स बताएंगे उसे सेव करने के लिए। नाउ इन्वायरमेंट जो है, तो afterwards in India a separate environmental department had been established after through discussion on environmental problems। तो इस तरह से इंडिया में भी क्या हो गया, environmental department के एक सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाए गए ताकि हम इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कर पाए, उसके लिए लॉस बना पाए। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस बट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू वेरियस। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने क्या किया कि
फॉरेस्ट एंड इन्वॉल्व इन प्लानिंग, अपने कुछ प्लानिंग्स बनाए जिसके अंदर फॉरेस्ट भी इंक्लूड किए गए और उनका इन्वायरमेंट का अवेयरनेस भी इंक्लूड किया गया। फॉरेस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम सिंस 1985 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम बनाए गए जो 1985 से क्या है अमल में है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशन, कि इन्वायरमेंटल की कंजर्वेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। ओके तो देखिए नाउ डे environmental problem। Nowadays नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कन्वर्जेशन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि देखिए फर्स्ट जो हम है कि नहीं मेन पॉइंट ले सकते हैं वो है टू मेंटेन द क्लीन। हमको क्या करना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए, वाटर फ्री रखना चाहिए, एयर फ्री रखना चाहिए। अब वाटर फ्री एयर फ्री का मतलब एयर पॉल्यूशन फ्री, वाटर पॉल्यूशन फ्री, ओके और लैंड पॉल्यूशन फ्री। नाउ सेकंड वन जो है हमें नेचुरल रिसोर्सेज NR नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, रिजर्व करके रखना चाहिए। टू एंड थर्ड वन जो है टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, ये तो हमको क्या है बताया गया है। टू मेंटेन द बैलेंस इन तो इसके अंदर हमको क्या गया था, टू मेंटेन द बैलेंस इन अ नेचर। तो इसके लिए हमें नेचर क्लीन रखना है, वे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन को कम करना है एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी उसको प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, बायोडाइवर्सिटी की। टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल प्रॉब्लम्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। और जो टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आगे आने वाली जनरेशन को एक क्लीन इन्वायरमेंट क्या हो सके, पे हो सके। Now let's to the come point. Nowadays we are observing environmental degradation everywhere, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो कम होते जा रही है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, तो इस चार्ट को हमने अभी क्या किया, फ्लो कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जब से दुनिया बनी है, जब से एग्जिस्टेंस है ह्यूमन का, इन्वायरमेंट की और ह्यूमन बीइंग का अपना एक रिलेशनशिप है। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और अर्थ बनने के बाद बहुत सेंस ऑफ ईयर्स से ह्यूमन क्या कर रहा है, अर्थ पे रह रहा है। ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज कम्पेयर टू अदर एनिमल विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर लाइक इंटेलिजेंस। और इन्वायरमेंट को बचाना जो सबसे मेन काम है वो किसका है, ह्यूमन का है। क्योंकि है कि नहीं, ह्यूमन ही एक है कि नहीं क्या है, कैरेक्टर है जिसके पास इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, इमेजिनरी एबिलिटी है। सो इट इज़ ह्यूमन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। ह्यूमन established a domination over the nature. ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज पॉसिबल। ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि सारे जो भी है कि नहीं इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्स है वो सबको यूटिलाइज करता है, खुद को डोमिनेट करता है। क्योंकि एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन एनिमल्स है कि नहीं उसका पॉल्यूशन बहुत कम पैमाने पे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे पास ह्यूमन बीइंग ने एक आर्टिफिशियल मैनमेड की कैरेक्टर्स है कि वो नई नई चीज़ें बनाता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसके साइड इफेक्ट्स इन्वायरमेंट पे क्या होते रहते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू लाइव अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल, दिस लीड टू इंक्रीज द प्रॉब्लम। ह्यूमन बीइंग में क्या आदत है कि जो भी ह्यूमन के नेचुरल रिसोर्सेज है वो उसको स्नैच कर लेता है, कैच कर लेता है, छीन लेता है, ताकि अपनी लाइफ को ईजी वे में क्या कर सके, वो गुजार सके। तो फ्रॉम दिस एंटायर सेंसेरियो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज़ क्यूरिकल रोल इन मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल बैलेंस। इसलिए ह्यूमन का एक रोल क्या है, क्यूरिकल है, नाजुक है, यानी कि वो अगर इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहा है तो उसे कंजर्व्ड भी करना होगा। इफ़ ह्यूमन हैज़ डिस्ट्रीब्यूट द इन्वायरमेंटल बैलेंस देन ह्यूमन इटसेल्फ ओनली कंजर्व इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नेचर। तो ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है कि नहीं इन्वायरमेंट को बैलेंस कैसा दे सकता है कि उसकी जो भी नीड्स है, ज़रूरियात है, वो जितना मिल रहा है बस उतने में क्या करना लेना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए। उसे छीनने की, स्नैचिंग करने की या फिर है कि नहीं बहुत ज़्यादा पैमाने पे उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स है, तो प्लांट्स है, एग्रीकल्चर है, लेकिन अर्बनाइजेशन ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ा रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ा रहा है, जिसका लॉस किसको हो रहा है, इन्वायरमेंट को हो रहा है। तो मेनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज़ अननोन दैट इट्स एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल
harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. जब अगर ह्यूमन बीइंग को पता होता है कि ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो ह्यूमन कई बार कंट्रोल भी कर लेता है. लेकिन अननोइंगली कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि इन्वायरमेंट इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन के लॉज बनाना चाहिए, उसका एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाना चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस इन्वायरमेंटल जो लॉज है ये आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे मुझे. साउंड पॉल्यूशन, इसके बारे में एक्स्ट्रा स्टडी करके, इनको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में और ई वेस्ट के बारे में. ओके, नाउ कुछ लॉज पढ़ते हैं हम यहाँ पे. देखिए, डू यू नो लॉज इनएक्टेड अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. ये एक लॉ है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है. कब? 1980 में. द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ बिन प्रोहिबिटेड टू यूज़ फॉर एनी अदर पर्पस ऑफ दिस लॉस. यानी कि अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए रिजर्व कर दी गई हो जगह, तो वहाँ पे दूसरी टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है. एंड ये इट इज़ अबाउट द अगेंस्ट द लॉ. फॉर एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर मीनिंग एक्टिविटीज़. अगर भी एक्टिविटी करना है उस फॉरेस्ट में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी. एनी पर्सन हु डिसओबेज दिस लॉ इज टाइटल इम्प्रिजमेंट ऑफ 15 डेज. और अगर किसी ने इसका कानून तोड़ा तो उसे 15 डेज के लिए इम्प्रिजमेंट होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है वो 1986 का है. पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पनिश पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. ऐसे इदारे जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, इस लॉ के थ्रू पनिश किया जाएगा. एनी पर्सन ऑफ फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट. यानी कि परमिसिबल लिमिट होती है साउंड की या फिर एक जो भी आप इंडस्ट्री का वेस्ट जो भी फेंक रहे हैं उसकी भी एक लिमिट होती है और उसका एरिया भी दिया जाता है आपको. अगर इसके अगेंस्ट आप अगर कुछ भी करेंगे, पॉल्यूटेंट रिलीज करेंगे फैक्ट्री से, तो आपको सज़ा मिलेगी. द पर्सन ब्रीचिंग हिज रूल इज इंटाइटल फॉर इधर 5 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन अप टू 1 लाख. तो अगर फिर भी है कि नहीं, क्या किया गया, नज़रअंदाज किया गया एक्ट 1996 को, तो 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और कितने साल की, 5 ईयर इम्प्रिजमेंट, 5 साल की जेल हो जाएगी. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड इन 2010 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिलेटेड लॉस. उसके बाद क्या हो गया कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड. जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल था उसने क्या इस्टेब्लिश किया 2010 में, National Green Tribunal has been established. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश्ड हुआ 2010 में. और किसके लिए इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट टू रिलेटेड टू द लॉज. नाउ द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल टाउन. ठीक है, एक स्मॉल टाउन की एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ जो पढ़ने वाले हैं. देखिए, यहाँ पे एक पर्सन आपको दिखाया गया है जिसका नाम है जादो मोलाई पयंग. इज अ हाईली कैपेबल पर्सन बॉर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ आसाम. कहाँ पैदा हुआ था वो, आसाम में. 1963 में. इज वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर. काम क्या था, फॉरेस्ट वर्कर का काम था. कब से करता था, 16 ईयर्स से. वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नैक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोइंग बाय द विलेजेस. तो एक विलेज से ब्रह्मपुत्रा रिवर जा रही थी, उसमें उसने देखा कि बहुत सारे स्नैक्स क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं. एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 220 बाम्बू प्लांटलेट्स. तो प्रिजर्व करने के लिए उसने क्या किया, 20 बाम्बू के प्लांट्स क्या किए बनाए. 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन अ सोशल फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट 200 हेक्टेयर्स ऑफ अ लैंड. उसके बाद क्या हो गया कि जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था उन्होंने 2 हेक्टेयर्स में लैंड बनाया और उसको अफॉरेस्टेशन करने के लिए, यानी कि प्लांट्स लगाने के लिए. मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वर वर्किंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट. और इस प्रोजेक्ट में भी मोलाई ने क्या किया है, काम किया है. मोलाई कंटिन्यूड प्लांट द ट्रीज ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी मोलाई प्लांट्स लगाता रहा. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉर ट्रीज द बैरन एरिया विटनेस्ड ऑफ द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स. तो इस तरह से इसके प्लांट लगाते रहने की वजह से जो एरिया था वो 1360 एकर्स तक प्लांटेशन हो गया. टुडे दिस जंगल इन कोकिला मुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. और ये जंगल कहाँ पे है आज, कोकिला मुख पे है, जो कि कहाँ है, आसाम में. इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर्स. इसे ये काम करने के लिए पूरे 30 ईयर्स अवेलेबल लगे. ही हैज़ बिन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री. इसको पद्मश्री भी क्या हुआ, दिया गया. नाउ अवार्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस
अनपैरेलल वर्क नाउ इट इज़ अ वेल नोन एज मोलाई जंगल। और अब इसके अनपैरेलल वर्क की वजह से जंगल को मोलाई जंगल भी कहा जाता है। मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। यानी कि कई लोग मिलकर एक जंगल को बर्बाद करने के लिए बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक इंसान भी काफ़ी है उस जंगल को फिर से आबाद करने के लिए। ओके, सो आज जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें डू यू नोज देखे, हमने लॉज देखे और एक छोटी सी स्टोरी देख लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है क्या है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का है। इसका हम है कि नहीं क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।